Hello friends, welcome to this session. Here we are going to discuss about the NCERT book line by line. जैसा कि आपको इसके चैनल के नाम से ही पता चल गया होगा, यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट रहने वाला है हमारा बॉटनी, जो कि बहुत सारे बच्चों को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है। बुक हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी और ये उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये वीडियोज़ होने वाले हैं, जो 11th क्लास में हैं एंड जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्योंकि जब से एनटीए एग्जाम करवा रही है हमारे नीट का, तब से आपने एक चीज गौर की होगी, 100% क्वेश्चंस दे आर कमिंग फ्रॉम द एनसीईआरटी लाइन। अब ये एनसीईआरटी के बुक से लाइन बाय लाइन जो क्वेश्चंस फ्रेम किए जा रहे हैं, इसकी वजह से होता क्या है कि बुक देखने में तो बहुत सिंपल है, बट इसको पढ़ें कैसे? इसके एक एक लाइन में बहुत सारे इंफॉर्मेशन एम्बेडेड हैं, उन्हें डिस्क्लोज करके पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसे कर पाएंगे। तो हमारा ये पूरा टारगेट रहेगा सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बुक को लेकर। और इस पढ़ाई को करने के लिए हम आपकी एक रिक्वायरमेंट होगी कि आप अपनी एनसीईआरटी बुक हमारे साथ लेकर बैठेंगे और थॉरली हम साथ के साथ इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। एक लाइन से या एक इंटायर पैराग्राफ से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बनते हैं, वो भी हम यहाँ डिस्कस करते चलेंगे। आप हमारा यकीन मानिए, अगर आप हमारी बातों पर अमल करते हैं और साथ के साथ एनसीईआरटी बुक लेकर रिवाइज करते हैं, तो आपको चाहे वो स्कूल के अपने एग्जाम्स हो या नीट हो, उसमें सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। तो समय को ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो कि रहने वाला है आपका पहला चैप्टर। ये हम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज योर यूनिट थर्ड। यूनिट थर्ड है आपके लिए सेल, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब इस पर्टिकुलर यूनिट में आपके पास 3 चैप्टर्स हैं, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, बायोमोलिक्यूल्स एंड सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। अभी हम करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अगर हम इस सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर को देखें, ये स्क्रीन पे आपके दिख रही होगी ये चैप्टर, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। इसके अंदर कुछ कंटेंट्स हैं जो हमें जानने हैं। व्हाट इज अ सेल? देखने में ये टॉपिक बहुत आसान लगता है, हम जूनियर क्लास से इसे पढ़ते आ रहे हैं, बट हमें वो कॉन्सेप्ट जरूर जानने हैं जो इस बुक में मेंशन्ड है, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आएंगे। जैसे ही ये सेल, व्हाट इज अ सेल का कॉन्सेप्ट खत्म होता है, आपके पास आ जाएगा सेल थ्योरी। सेल थ्योरीज में कुछ साइंटिस्ट के नाम मेंशन्ड है, उनसे रिलेटेड कुछ हाइपोथेसिस स्टेटमेंट्स जो उन्होंने दिए थे वो मेंशन्ड है, वो हम पढ़ेंगे। और जैसे ही ये सेल थ्योरी खत्म होती है, आपके पास बुक में एक मेंशन्ड है कुछ सेल्स के डायग्राम्स अलोंग विद देयर शेप, साइज एंड एग्जांपल्स। सो ये आता है अंडर टॉपिक एन ओवरव्यू ऑफ द सेल, वो हम डिस्कस करेंगे। और जब हमने व्हाट इज अ सेल, सेल थ्योरी, ओवरव्यू ऑफ द सेल देख लिया, फिर हमारे पास एक क्लियर कट इंफॉर्मेशन आएगा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में, कि क्या होता है प्रोकैरियोटिक सेल, क्या होता है यूकैरियोटिक सेल। क्योंकि हम हायर स्टडीज तो करने लगते हैं, लेकिन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स के बेसिक बेसिक फंडे हमारे क्लियर नहीं होते हैं। हम सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट जान पाते हैं कि न्यूक्लियस नहीं है तो प्रो, है तो यू, इसके अलावा भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। हाँ, जब आप प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे, तो आपको एक चीज और ध्यान देना है कि इनमें सिर्फ डिफरेंसेस ही नहीं है, इनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं। वो अलग बात है कि डिफरेंसेस ज्यादा हैं और सिमिलैरिटीज कम है। चलिए, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। अगर आप इस फर्स्ट पैराग्राफ को देखें, तो इस फर्स्ट पैराग्राफ में ऐसा कुछ भी खास नहीं दिया हुआ है जिसमें आपको मैम की जरूरत पड़े। इसमें सिर्फ एक जनरल इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सम आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल सेल, जिसे आप यूनिसेलर कहते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से बना ही हुआ है, तो आप क्या कहेंगे उसे? यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। while others which are composed of many cells are called as multicellular। सिंपल सा फंडा, एक सेल से बना हुआ है पूरा ऑर्गेनिज्म, तो आप कहेंगे यूनिसेलुलर। यूनि का मतलब वन। अगर वो उसकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं तब जाकर वो ऑर्गेनिज्म बना है, तो आप कहते हैं मल्टी। मल्टी का मतलब कंपोज्ड ऑफ मेनी सेल्स। एक चीज और, हम इस अपने क्लासेस में बहुत बेसिक से करेंगे, ठीक है। नाउ अब आता है कॉन्सेप्ट आपके पास, व्हाट इज अ सेल? सेल है क्या? एनसीईआरटी इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करती है। यूनिसेलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ,
यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कैपेबल होते हैं, करने की क्षमता रखते हैं क्या? फर्स्ट पॉइंट है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड सेकेंड पॉइंट इज परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। उनकी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगी एंड वो अपने सारे फंक्शंस, एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ करने में सक्षम होंगे। सो ये दो पॉइंट्स आपके लिए कैसे इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन एक फ्रेम करने के लिए। या तो वो दोनों पॉइंट्स दे दे और ये पूछे कि ये किसके रेफरेंस में बात कही गई है, तो आपको देना है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। या वो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म ऑप्शंस में ना देकर कोई यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल दे दे, ठीक है, या तो वैसा वर्सा। ठीक, अब चलते हैं आगे। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ठीक है, यानी कि कोई भी एक स्ट्रक्चर जो एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म के से कम हो रहा है, यानी कि सेल में कोई भी कंपोनेंट अगर आप एक कम कर देते हैं तो आप ये इंश्योर नहीं कर सकते कि उसकी एक इंडिपेंडेंट लिविंग होगी। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं कि इसी की वजह से हेंस सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहां से आ जाता है सेल का डिफिनीशन, और ये आता है असर्शन रीजन टाइप में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत बढ़िया। नाउ आगे चलते हुए एक साइंटिस्ट का यहाँ नाम जिक्र किया हुआ है जो है एंटोन वॉन लीवेनहुक। आपने पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में, रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल, बट उन्होंने जो डिस्कवरी की थी वो एक डेड सेल की थी, क्योंकि उन्होंने कॉर्क सेल से उस सेल को लिया था, कॉर्क से, ठीक है, जो कि एक डेड सेल होता है। यहाँ पर जिक्र किया गया है एंटोन वॉन लीवेनहुक का फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लाइव सेल। तो अगर क्वेश्चन आता है आपके पास लाइव सेल को लेकर, तो आप साइंटिस्ट का नाम देंगे एंटोन वॉन लीवेनहुक। अगर आपके पास कुछ भी मेंशन नहीं है, लाइफ या डेड, सिर्फ सेल के बारे में पूछा गया, हु डिस्कवर्ड द सेल फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप बाय डिफॉल्ट रॉबर्ट हुक का नाम देंगे। लेकिन अगर लाइव मेंशन्ड है तो आप एंटोन वॉन लीवेनहुक का नाम देंगे। ठीक है, नाउ आगे चलते हैं। रॉबर्ट ब्राउन लेटर, इनके डिस्कवरी के बाद रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। भाई जैसे जैसे माइक्रोस्कोप में इन्वेंशंस बढ़ते गए, उनके वर्जन्स बढ़ते गए, उनमें इजाफा होता गया, लीडिंग टू द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो उसी तरह से स्ट्रक्चर ऑफ डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल के इंफॉर्मेशन में भी इजाफा हुआ। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में जो चीजें हैं, पहले इसमें 3 साइंटिस्ट का जिक्र किया जाएगा। सबसे पहली चीज आपको ईयर भी याद होनी चाहिए। स्क्लेडन साइंटिस्ट हैं, वो कौन थे? जर्मन बॉटनिस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। साइंटिस्ट का नाम ईयर, एंड कौन थे वो? जर्मन बॉटनिस्ट। Examined a large number of plant cells and observed that all plants are composed of different kind of cells which forms the tissue of the plant. ठीक है, तो उन्होंने प्लांट सेल के बारे में ही स्टडी की। उसी वक्त 1 साल के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट थे जिनका नाम है स्क्वान। ईयर आप देख सकते हैं 1839, वो थे 1838, यहाँ है 1839। ये कौन है? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। स्क्वान कौन है? ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। स्क्लेडन कौन है? जर्मन बॉटनिस्ट। ये आपको ध्यान रखना है। नाउ स्टडी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल सेल। स्क्लेडन ने प्लांट सेल स्टडी किया, स्क्वान ने एनिमल सेल, और उन्होंने ये बताया कि एनिमल सेल के अंदर बाहर की तरफ एक थिन लेयर होती है जिसे हम आज के डेट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। इसका मतलब एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता। He also concluded based on his studies on plant tissue, उसके बाद उन्होंने प्लांट टिश्यूज की भी स्टडीज की, और उन्होंने बोला कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ द प्लांट सेल। तो अगर ये स्टेटमेंट आता है कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल वाज सेड बाय whom, तो आप यहाँ साइंटिस्ट का नाम देंगे स्क्वान। ठीक है, नाउ अब इसी के बेसिस पर स्क्वान ने एक हाइपोथेसिस प्रोपोज की। उन्होंने ये बोला कि दैट द बॉडीज ऑफ एनिमल and the plants are composed of cells and products of the cell. Important line है स्क्वान से रिलेटेड। अब दोनों साइंटिस्ट एक साथ, कौन कौन से? स्क्लेडन एंड स्क्वान टुगेदर। तो स्क्लेडन एंड स्क्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि हु प्रोपोज सेल थ्योरी फॉर द फर्स्ट टाइम, तो आप इन दोनों साइंटिस्ट का नाम देंगे। मान लीजिए ए में दिया हुआ है स्क्लेडन, बी में दिया हुआ है स्क्वान, तो एक ऑप्शन होगा ए एंड बी बोथ, आप उस पर टिक करेंगे।
दिस थ्योरी however did not explain as to how new cells were formed. और ये इस थ्योरी की सबसे बड़ी ड्रॉबैक थी। क्या? कि वो ये थ्योरी जिन्होंने स्क्लेडन एंड स्क्वान ने जो सेल थ्योरी प्रपोज की थी, उस थ्योरी में सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये थी कि वो ये नहीं बता पाए कि नए सेल्स बनते कैसे हैं। अब ये खामी किसने दूर कर दी? ये खामी दूर करने वाले साइंटिस्ट थे रोडोल्फ वर्चो। देख सकते हैं आप, कब? 1855 में, 1855। So first explained that cells divide and new cells are formed from pre-existing cell. उन्होंने उस सेल थ्योरी जो प्रपोज किया था स्क्लेडन एंड स्क्वान ने, उसके ड्रॉबैक को रोडोल्फ वर्चो साहब ने दूर कर दी। इन्होंने क्या बोला कि प्री एग्जिस्टिंग जो सेल है ये डिवाइड करेंगे और डॉटर सेल का निर्माण करेंगे, डॉटर सेल्स बनते हैं। यानी कि इन्होंने सेल डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट एक ले आया, ठीक है, कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म। तो उन्होंने बोला कि सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म, ठीक है, फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। और इसी को एक लाइन में लिखी हुई है, हो सकता है ये लाइन भी बहुत बार पूछी जाती है, ओमनी सेलुला ई सेलुली। दिख रहे हैं आप, ओमनी सेलुला ई सेलुला। अगर ये पूछा जाए ये स्टेटमेंट किसने दिया था, किससे एसोसिएटेड है? रोडोल्फ वर्चो। क्या मतलब है इसका? न्यू सेल्स इज अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। इंटरलिंक करके आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तब जाकर स्क्लेडन एंड स्क्वान टू गिव द सेल थ्योरी, और उन्होंने रोडोल्फ वर्चो ने जो स्क्लेडन एंड स्क्वान की जो सेल थ्योरी थी उसको मॉडिफाई करके एक नया रूप दिया, जो कि आज के डेट में हम जानते हैं वो है मॉडर्न सेल थ्योरी। तो अगर आता है मॉडर्न सेल थ्योरी के नाम से, मॉडर्न सेल थ्योरी, तो मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है, किसने दिया था? तो आप बोलेंगे रोडोल्फ वर्चो ने, ठीक। इन्होंने क्या बोला कि ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट्स ऑफ द सेल। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से कंपोज्ड है, और ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये स्टेटमेंट लागू होते हैं आपके मॉडर्न सेल थ्योरी में, ठीक। साइंटिस्ट का नाम क्लियर? रोडोल्फ वर्चो। नाउ आगे बढ़ते हुए अब हम चलते हैं एन ओवरव्यू ऑफ द सेल। फास्ट तो नहीं है? ठीक है, चलिए नाउ हम चलते हैं आगे, एन ओवरव्यू ऑफ द सेल। इसमें आपको एक एग्जाम्पल दिए हुए हैं अनियन पील एंड ह्यूमन चिक सेल को लेकर। अनियन पील एक प्लांट सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ह्यूमन चिक सेल एक एनिमल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने दोनों एक्सपेरिमेंट अपने स्कूल के टाइम में जरूर किया होगा, है ना। 8-9 में आपने अनियन पील का किया होगा, 10th जाते जाते आपने ह्यूमन चिक को ऑब्वियसली बिल्कुल किया ही होगा। नाउ you have earlier observed the cells in an onion peel and or you can say human chick cell under microscope, देखा होगा। the onion peel का जो सेल है which is a typical plant cell has a distinct cell wall। भाई सेल वॉल एक प्लांट सेल की पहचान है। आउटर में सबसे पहले सेल वॉल होगा as its outer boundary and just within it the cell membrane is there। अगर हम प्लांट सेल की बात करें तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले आपको मिलेगा सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर आपको मिलेगा सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सेल वॉल का होना एक प्लांट सेल की पहचान है, ये आपको मिलेगा सेल मेम्ब्रेन, ठीक। तो कोई भी प्लांट सेल हो तो उसमें सेल वॉल तो होगा ही होगा, ये उसकी यूनिक पहचान होती है। नाउ आगे बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है आपके पास द सेल्स ऑफ द ह्यूमन चिक, जो कि एक एनिमल सेल है, have an outer membrane as the delimiting structure of the cell. Inside each cell is a dense membrane bound structure called nucleus. तो अगर आप देखें तो ह्यूमन चिक सेल है जो कि एनिमल सेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें आउटर वाला क्या होगा? आउटर स्ट्रक्चर, ये सिर्फ और सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होगा, यानी कि सेल वॉल एनिमल सेल में नहीं होते, ठीक है। और इसके अंदर चाहे वो प्लांट सेल हो चाहे वो एनिमल सेल हो, आपको यहाँ एक डेंस स्ट्रक्चर दिखेगा, उसे आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियस, ठीक है, जो कि एक मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। यानी कि इस न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है? मेम्ब्रेन्स होते हैं, ठीक, मेम्ब्रेन्स होते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। हम यहाँ रफ डायग्राम बना रहे हैं इसलिए क्योंकि जब हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे वहाँ एक टॉपिक आएगा न्यूक्लियस, वहाँ न्यूक्लियस की डिटेल इंफॉर्मेशन है, ठीक है ना। यहाँ हम एक रफ डायग्राम बना रहे हैं आपके लिए।
This nucleus contains the chromosomes which in turn contain the genetic material DNA. इस डीएनए, क्रोमोसोम, जीन को हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं 12th क्लास में, जेनेटिक्स में। ये न्यूक्लियस ही है जिसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। सेल्स दैट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड एज यूकैरियोटिक। जिसके पास भी ये मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस, उसे हम कहेंगे यूकैरियोटिक सेल। यानी कि न्यूक्लियस का होना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होना, ये सब किसकी पहचान है? यूकैरियोटिक सेल की। इसका ना होना किसकी पहचान हो गई? प्रोकैरियोट्स की। whereas that cell lack a membrane bound nucleus are called as prokaryotic cell। तो यहां से एक फंडा न्यूक्लियस के बेसिस पर आपको क्लियर हो गया। चलिए अब आगे चलते हैं। इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, a semi fluid matrix called cytoplasm occupies the volume of the cell। चाहे वो यूकैरियोटिक सेल हो, चाहे एक प्रोकैरियोटिक सेल हो, आपको न्यूक्लियस के बाहर जो इंटायर वॉल्यूम जो ऑक्युपाई करेगा वो क्या होगा? वो होगा एक सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, जिसे आप क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है, साइटोप्लाज्म इज सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स। बन गया है क्वेश्चन? बढ़िया। अब हम आगे चलते हैं। The cytoplasm is the main arena of cellular activities in both plant cell and animal cell। चाहे वो प्लांट सेल हो, चाहे वो एनिमल सेल हो, जो साइटोप्लाज्म है ये क्या है? मेन एरिना, मतलब मेन एरिया है किसका? सो इट इज अ मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। ऐसा क्यों बोला गया है कि इट इज द मेन एरिना फॉर योर सेलुलर एक्टिविटीज, चाहे वो प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो? क्योंकि जो भी प्रोसेस होते हैं सेल के अंदर, जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं, अगर आप प्लांट सेल ले लें तो आपका क्लोरोप्लास्ट कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। फोटोसिंथेसिस कहाँ होगी? क्लोरोप्लास्ट में, यानी कि साइटोप्लाज्म में। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है? साइटोप्लाज्म में। एनर्जी कहाँ जनरेट हो रही है? साइटोप्लाज्म में। प्रोटीन कहाँ सिंथेसिस होती है? ऑल्दो इन यूकैरियोटिक सेल एमआरएनए बनता न्यूक्लियस के अंदर है, लेकिन ट्रांसपोर्ट हो जाता है साइटोप्लाज्म में। तो प्रोटीन सिंथेसिस भी कहाँ चल रही है? साइटोप्लाज्म में। ऑलमोस्ट सारी एक्टिविटीज तो हो रही है साइटोप्लाज्म में। इसी की वजह से आप कंफ्यूज मत होइएगा, प्रोटीन सिंथेसिस ये हम सारा पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, ठीक है, 12th क्लास में। सो द साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। यहां से एक जबरदस्त क्वेश्चन बन सकता है नीट में। द मेन एरिना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज इन बोथ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इज, और ऑप्शन दे देगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म, है ना, ऑल ऑफ दीज। तो आप किसे टिक करेंगे? साइटोप्लाज्म। वेरियस केमिकल रिएक्शंस अकर इन इट टू कीप द सेल इन लिविंग स्टेट। इसी की वजह से ये क्या है? यहाँ असर्शन रीजन टाइप भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। आपके पास है, बिसाइड्स द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस को छोड़कर द यूकैरियोटिक सेल हैव अदर मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। ऐसा नहीं कि सिर्फ यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस का ही डिफरेंस होता है यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट में। इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स में कुछ ऐसे मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम ऑर्गेनेलीज कहते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। ये आपको कहाँ मिल जाएंगे? ये सारे आपको मिल जाएंगे ऑर्गेनेलीज के फॉर्म में। हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज। The prokaryotic cells lack such membrane bound organelles। इसका मतलब क्या हुआ? ये membrane bound organelles प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है, और ऐसा कोई भी सेल ऑर्गेनेल नहीं होगा जो कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, ठीक है। राइबोसोम्स आर, अब यहाँ पर एक फीचर आ गया जो कि आपको कॉमन दिखेगा। आपको शुरू में भी बताया था, सिर्फ डिफरेंसेस से नहीं, कुछ कॉमन फैक्टर्स भी हैं। जैसा कि आप देखिए यहाँ राइबोसोम्स, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। राइबोसोम एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है, फाउंड इन ऑल सेल्स, सारे सेल में ये मिलता है, बोथ यूकैरियोटिक एज वेल एज प्रोकैरियोटिक। वो एक अलग बात है कि राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में 70s का, यूकैरियोट में 80s का मिलेगा। ये हम राइबोसोम, बेटा यहाँ आप कंफ्यूज मत करिएगा, जब हम राइबोसोम का डिस्कशन करेंगे तो हम इसकी डिटेल इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे। यहाँ हम एक ओवरव्यू ऑफ द सेल पढ़ रहे हैं, आपको हेडिंग से पता चल गया होगा, एक ओवरव्यू है।
उसके बाद हम इन डेप्थ में भी जाएंगे जब हम राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, माइक्रोबॉडीज, ईच एंड एवरी ऑर्गेनेलिज के बारे में क्लियर इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे नीट को और आपके स्कूल के एग्जाम्स को टारगेट करते हुए। ठीक है, चलिए। Within the cell, ribosomes are found not only in the cytoplasm but also within two organelles। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मान लीजिए ये एक सेल है, ठीक है। अब चाहे ये प्रोकैरियोटिक सेल हो, चाहे ये एक यूकैरियोटिक सेल हो, मतलब कि इसके पास क्या है, न्यूक्लियस आपने बोला कि है, ठीक। साइटोप्लाज्म तो सब में होंगे, ठीक है, साइटोप्लाज्म तो सब में है, बढ़िया। तो आपको प्रोकैरियोट में ये अगर एक प्रोकैरियोटिक सेल है तो आपको राइबोसोम्स इसमें भी दिख जाएंगे और आपको राइबोसोम्स यहाँ भी दिख जाएंगे। लेकिन इसके अलावा दो और ऑर्गेनेलीज हैं, क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल में एंड माइटोकॉन्ड्रिया तो दोनों के पास होता है, प्लांट एंड एनिमल दोनों में। इन माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के पास इनका खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है और इनके पास इनके राइबोसोम्स भी होते हैं। अगर आप इनका माइटोकॉन्ड्रिया देखें, इस स्लाइड पर हम आपके लिए ड्रॉ कर रहे हैं, देखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, ये आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये इनर इनफोल्डिंग्स होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया में, जिसे आप क्रिस्टे कहते हैं, इनफोल्डिंग्स ऑफ द इनर मेम्ब्रेन, है ना। चलिए, तो ये बीच का हिस्सा हो गया मैट्रिक्स, इसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। और इसी मैट्रिक्स के अंदर, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया दिस टू ऑर्गेनेलीज आर हैविंग देयर ओन डीएनए, इनके पास अपना खुद का डीएनए होता है और इसी मैट्रिक्स में इनके पास राइबोसोम्स भी मिलेंगे, ठीक है, इसीलिए यहां बोला गया है। चलिए, अब हम बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट का। क्लोरोप्लास्ट को देखिए, मान लीजिए ये क्लोरोप्लास्ट है, दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि ये भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होते हैं, और ये रहा इसका इनर मेम्ब्रेन, ठीक। क्लोरोप्लास्ट में आपको यहाँ पर इस तरह से थैलाकोइड्स के स्टैक्स दिख जाएंगे, जिसे आप कहते हो ग्रैनम, सिंगुलर ग्रैनम, प्लूरल ग्रैना। तो ये स्टैक्स हो गए हैं, है ना। ये आपने स्ट्रोमा लैमेली पढ़ा होगा। मेन फोकस वाली बात ये है कि आप इसको क्या कहते हो, स्ट्रोमा, इसे आप क्या कहते हो, स्ट्रोमा कहते हो, ठीक है, स्ट्रोमा, इसे आप कहते हो स्ट्रोमा। तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में आपको राइबोसोम्स मिल जाएंगे, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के पास भी अपना खुद का डीएनए होता है, वो भी स्ट्रोमा में। तो आपको लोकेशन पता चल गई, ऑर्गेनेलीज पता चल गए, बहुत बढ़िया, ठीक है। एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, देखो जब आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ोगे तो आप पढ़ोगे इसके बारे में डिटेल पढ़ोगे आप, तो आप पढ़ोगे इट इज ऑफ टू टाइप्स, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स आ जाते हैं, इसी की वजह से ये रफ है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेंगे। और ये स्मूथ इसलिए है क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, ठीक है। चलिए, ये हम जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ेंगे ऑर्गेनेलीज के अंदर तो हम डिटेल इंफॉर्मेशन वापस से पढ़ेंगे। एनिमल सेल्स कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली कॉल्ड सेंट्रोसोम व्हिच हेल्प्स इन सेल डिवीजन। और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि सेंट्रोसोम सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में मिलता है, प्लांट सेल में नहीं मिलता, पहली चीज। दूसरी चीज, सेंट्रोसोम का काम क्या है, इट हेल्प्स इन सेल डिवीजन। जब आप सेल डिवीजन चैप्टर पढ़ेंगे तो ये सेंट्रोसोम का कॉन्सेप्ट वहां पर आपको समझाया जाता है, यहां पर आपको नाम जानना जरूरी है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, भाई सारे सेल के शेप्स साइज अलग अलग होते हैं, सब एक जैसा नहीं होगा। सो सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जिक्र कर रहे हो माइकोप्लाज्मा, तो माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल। यहाँ पर आपको एक रेंज दिया हुआ है माइकोप्लाज्मा का कि इसकी रेंज क्या होती है लेंथ में, 0.3 माइक्रोमीटर म्यू मीटर, यानी कि 10⁻⁻⁶ मीटर इन लेंथ, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर बेटा आपको माइकोप्लाज्मा, अगर क्वेश्चन आ जाए स्मॉलेस्ट सेल का तो आप माइकोप्लाज्मा देंगे। देखिए यहाँ पर आपके पास कुछ सेल्स के शेप दिए हुए हैं उनके डायग्राम के साथ, जैसे कि आपको दिया हुआ है आरबीसी का शेप, आरबीसी सेल्स है, इसके शेप क्या है, राउंड एंड बाइकॉन्केव। अब ये बाइकॉन्केव से क्वेश्चंस बहुत अच्छे से फ्रेम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जितने भी सेल्स दिए हुए हैं उनका शेप आपको याद रखना है
क्योंकि ये मैचिंग टाइप क्वेश्चंस में भी फ्रेम किया जा सकता है। अब बाइकॉनकेव आप किसी का नहीं देखोगे, ये इसकी यूनिक फीचर हो गई, ठीक है। क्योंकि राउंड तो आप देख सकते हैं, राउंड होता है, मेसोफिल सेल भी राउंड है, ओवल है, लेकिन कोई भी आपको बाइकॉनकेव नहीं दिखेगा, तो ये इसकी क्या हो गई, यूनिक फीचर हो गई। डब्ल्यूबीसी की बात कर लेते हैं, तो डब्ल्यूबीसी का क्या है, इरेगुलर शेप, इसीलिए इसे हम क्या बोल देते हैं, एमोइबॉइड। अब ऐसा आपको कोई नहीं दिखेगा। ये रहा आपका इपिथेलियल सेल, कॉलुमनर इपिथेलियल सेल, कैसे होते हैं, लॉन्ग एंड नैरो, ठीक है। चलिए, ये आपके पास देख सकते हैं नर्व सेल्स ब्रांच है एंड लॉन्ग है, तो ब्रांच्ड कॉन्सेप्ट आपको यहीं पर दिखेगा। ये एक ट्रैकिड का देख सकते हैं जिसकी शेप कैसी है, इलोंगेटेड, लंबे है ना, इलोंगेटेड। ये आप देख सकते हैं मेसोफिल सेल्स जो कि लीफ में होते हैं ना, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे, तो यहाँ पर इनका शेप कैसा है, राउंड एंड ओवल। तो यहाँ पर जिक्र किया गया है, यहाँ पर एंड में दिया गया है, एक तो आपके पास माइकोप्लाज्मा का आपको दिया गया है, इट इज द स्मॉलेस्ट, इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। साइज दी हुई है इसकी 0.3 म्यूमीटर, ठीक है। वाइल बैक्टीरिया का साइज क्या है, बैक्टीरिया कुड बी 3 to 5 म्यूमीटर, तो आप इसका एक टेबुलर फॉर्म बना लेंगे, ठीक है। माइकोप्लाज्मा लिखकर, स्मॉलेस्ट लिखकर उसकी साइज लिखेंगे, बैक्टीरिया लिखकर उसका साइज लिखेंगे। यहां से बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम होता है, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज, तो लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल इज द एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ठीक है। ये क्या है, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ये सबसे बड़ा लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल है। बहुत बढ़िया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एमोंग मल्टी सेलर ऑर्गेनिजम्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, एमोंग मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म के बारे में जिक्र करता हुआ एनसीईआरटी कहता है, ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स, ह्यूमन का जो आरबीसी है, आर अबाउट 7.0 म्यूमीटर इन डायमीटर। चूंकि इसका दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ है आपका, है ना, डायमीटर, तो ये क्वेश्चन में फ्रेम कर सकता है एनसीईआरटी। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल पूछ दे, देखो अब यहाँ पर कंफ्यूज मत होना लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट में, ठीक है। यहाँ पर लॉन्गेस्ट पूछा है तो आप नर्व सेल देंगे, लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल पूछेगा तो आप कहेंगे एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच, ठीक है। सेल्स ऑल्सो वेरी ग्रेटली इन देयर शेप, शेप के आधार पर भी वो बहुत डिफरेंट करते हैं, एक सेल का दूसरे सेल के टाइप से उनका साइज एंड शेप अलग अलग होते हैं। दे मे बी डिस्क लाइक, पॉलीगोनल, कॉलुमनर, क्यूबॉइड, थ्रेड लाइक और इवन इरेगुलर, जैसा कि हमने देखा। द शेप ऑफ द सेल मे वैरी विद द फंक्शंस दे परफॉर्म, ये बहुत बढ़िया लाइन है क्योंकि यहाँ पर ये एनसीईआरटी लिखती है कि शेप ऑफ द सेल मे वैरी विद द फंक्शंस दे परफॉर्म, तो यहाँ पर वो क्वेश्चन पुट कर सकती है कि द शेप ऑफ द सेल मे वैरी विथ, और 4 ऑप्शंस दे दे वहां पर, तो वहां पर फंक्शंस दे परफॉर्म पर आपको टिक करना है क्योंकि एनसीईआरटी में गिवन है। अब आप अगर देखेंगे तो हमने ये सारे टॉपिक्स कंक्लूड कर लिए। कहां तक आ गए हम पहुंच गए हैं व्हाट इज अ सेल इज डन, सेल थ्योरी इज डन एंड ओवरव्यू सेल इज द डन। अब हम चलते हैं 2 पार्ट को करने, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो यहां आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्रोकैरियोटिक सेल, यानी कि यहां किसकी जिक्र की गई है, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। अब इस वीडियो को देखने के लिए हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। और चैनल को आप, अगर आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करेंगे और नेक्स्ट सेशन के नोटिफिकेशन के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।